स्वागत है आपका हमारे चैनल डाउट एक्सपर्ट पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका जो यूपी टेट का एग्ज़ाम है वो 2026 की जनवरी एंड में होने वाला है। आप सभी लोग उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो। जिसने नहीं शुरू करी वो अभी से कर दीजिए। आपका सारा जो भी सिलेबस रहेगा वो हमारे चैनल पर आपको कराया जाएगा। सिलेबस शुरू करने से पहले आपके लिए एक सीरीज शुरू करी गई है जिसमें आपके जो भी टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, जो भी आपके PYQs हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो सब यहाँ पे कराए जाएंगे, जिससे आपको एक आइडिया लग जाए कि हाँ एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आप अपनी प्रिपरेशन को फोकस्ड रख सकें। ओके, आज हमारा जो 2017 का यूपी टेट का एग्ज़ाम पेपर है आपका, उसके मैथ्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हम इस वीडियो में करेंगे। जो भी आपके CDP के क्वेश्चंस थे, EVS के थे या फिर दोनों लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश है, वो आपको करा दिए गए हैं। जिसने भी नहीं देखा वो वीडियोस एक बार देख लीजिए। और जो न्यू व्यूअर्स हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, जिससे आपको जो भी वीडियोस आती रहे उनकी नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। ओके, और आप अपनी प्रिपरेशन कर सको। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज के मैथ्स के पेपर। 2017 का ये आपका यूपी टेट का एग्ज़ाम पेपर है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन इसका है, किसी आयत चित्र में आयत की ऊंचाई दर्शाती है। ओके, द हाइट ऑफ अ रेक्टेंगल इन अ हिस्टोग्राम। अब आप सभी को पता होगा हिस्टोग्राम कैसे होता है। जस्ट लाइक एक ग्राफ होता है, तो यहाँ पे कुछ हिस्टोग्राम इस तरह से होते हैं। ओके, ये आप हिस्टोग्राम बनाते हो। तो इस क्वेश्चन में वो यही पूछ रहा है कि ये जो हाइट है, हाइट जो है इस रेक्टेंगल की, एक रेक्टेंगल बन रहा है, इस रेक्टेंगल की जो हाइट है वो क्या बताती है, क्या दर्शाती है। उस वर्ग की बारंबारता, वर्ग की चौड़ाई, वर्ग की ऊपरी सीमा या वर्ग की निम्न सीमा। कह रहा है फ्रीक्वेंसी, विड्थ, अपर लिमिट या फिर लोअर लिमिट। अब आप यहाँ पे गौर से देखिए, जब आप किसी भी ग्राफ को ड्रॉ करते हो तो यहाँ पे आपका वो इंटरवल आ जाता है, और जो आप वाई एक्सिस पर लेते हैं वो हम लेते हैं फ्रीक्वेंसी, कि कितनी बारंबारता है। लाइक अगर आपने कोई एक डेटा लिया है किसी की हाइट का, तो आप यहाँ पे क्या लेते हैं कि ये भी जो भी आपकी रेंज होगी कि इस हाइट में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो वो क्या बताएगा, उस वर्ग की बारंबारता बताएगा। इट मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास। ओके, यहाँ पे विड्थ, अपर लिमिट, लोअर लिमिट जो भी है वो हमारे यहाँ पे डिनोट किए जाते हैं, अपर लिमिट, लोअर लिमिट। बट ये जो हमारा हाइट बताता है, इस हिस्टोग्राम की जो हाइट है वो क्या बता रहा है, वो बता रहा है उस क्लास की फ्रीक्वेंसी। समझ आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक रचनात्मक क्लास कक्षा में शिक्षकों को निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए। इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम टीचर शुड नॉट डू व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग। जो आपको दिया हुआ है, अलाउ स्टूडेंट टू डेवलप देयर ओन स्ट्रेटजीज टू सॉल्व क्वेश्चन, मतलब विद्यार्थियों को प्रश्नों को हल के लिए अपनी नीतियाँ विकसित करने देना। और ये पूछ रहा है क्या नहीं करने देना चाहिए। देखो, जब भी कभी आपका एग्जाम होगा तो आपको ये चीज़ बहुत ध्यान में रखनी है कि आपसे क्या पूछा गया है। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि हमें दिया जाता है मोस्टली नहीं करना चाहिए, और हम करना चाहिए वाले ऑप्शन को करेक्ट मार्क कर देते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। तो आप सबको एक बार अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लेना है और देखना है कि वो क्या पूछ रहा है। शुड नॉट डू, इट मीन्स कि उसको क्या नहीं करना चाहिए। अब नहीं करने चाहिए वाला आपको ऑप्शन ढूंढना है। विद्यार्थियों को प्रश्नों के हल ढूंढने के लिए अपनी नीतियाँ विकसित करने देना। अब बच्चे अपने प्रश्नों का हल ढूंढ रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि आप उन्हें रोकोगे, तो ये तो नहीं होगा। विद्यार्थियों को सूत्र रटने के लिए कहना, आस्क स्टूडेंट टू रोट मेमोराइज फॉर्मूला। तो यही आपकी एक चीज़ होगी। अब देखो, बच्चे को आप क्या बोलते हो, हमारी जो पॉलिसी है, एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें क्या कहा गया है कि जो हम बच्चे हैं उनको करके सीखना है, सूत्र रट के नहीं, फॉर्मूले रटने नहीं है, रटने पर जोर नहीं दिया गया। तो यहाँ पे यही चीज़ नहीं करनी कि विद्यार्थियों को सूत्र रटने के लिए कहना। तो नहीं करने चाहिए वाले के लिए आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। थर्ड देख लेते हैं, ऐसी परिस्थितियां बनाना जिसमें विद्यार्थी हल खोजने में प्रवृत्त हो। हाँ ठीक है, आपको ऐसी ही तो सिचुएशंस क्रिएट करनी है ना जिसमें वो खुद सीखे। आपको सिचुएशन क्रिएट करनी है, वो उसमें खुद अपना जो एफर्ट लगाएगा उसको यूज़ करके वो अपने आप सीखेगा। फोर्थ ऑप्शन है, विद्यार्थियों को गणितीय साधनों के अपने अर्थ बनाने देना। ठीक है, बच्चों को आपको अलाउ करना है, जैसे यहाँ पे दिखना गया है, कंस्ट्रक्ट मीनिंग्स फॉर मैथमेटिक्स टूल्स। जो भी आपके मैथमेटिक्स से रिलेटेड टूल्स होंगे वो अपनी एक समझ बनाए उसमें। ओके, तो ये सब आपको करने देना है, इससे बच्चे का क्या होगा, डेवलपमेंट होगी। ठीक है, जो नहीं करने देना था वो था रोट मेमोराइजेशन, क्योंकि रोट मेमोराइजेशन अलाउड नहीं होता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो कोटि पूरक कोणों के अंतर 40 डिग्री है, दोनों का कोण होंगे।
सो यहाँ पे देखो डिफरेंस बता दिया गया है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा सॉल्व करोगे इसको कि लाइक अगर आप कंसीडर करो कि एक एंगल आपका x है तो दूसरा क्या हो जाएगा 90 माइनस एक्स, क्योंकि कोटि पूरक है। और कोटि पूरक में अगर करना है ये जो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, कौन से एंगल्स ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं जिनका जो सम है वो 90 डिग्री हो। तो एक एंगल अगर x डिग्री है तो दूसरा हो जाएगा आपका 90 माइनस एक्स। हमें दिया गया है उनका डिफरेंस दिया गया है, मतलब हो जाएगा आपका x माइनस, दोनों का डिफरेंस फाइंड कर लो 90 माइनस एक्स, और दोनों का डिफरेंस दिया है आपको 40 डिग्री। सॉल्व कर लीजिए इसे, x माइनस 90 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस एक्स इज इक्वल टू 40। ओके, यहाँ से अगर 90 उस साइड जाएगा x प्लस एक्स 2 हो जाएगा, 90 प्लस 40 कितना हो जाएगा आपका 90 उधर की साइड जाएगा वो ऐड हो जाएगा, 90 प्लस 40 होता है 130, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 130/2। तो क्या आ गया आपका एक एंगल 2 6 12, 2 5 से एक आ गया 65, एक 65 है तो 90 माइनस एक्स कितना हो जाएगा 25। ओके, तो दोनों एंगल्स आ गए आपके 25 65, ये आ गया ऑप्शन नंबर 3। क्लियर हो गया। चलिए तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट बहुत इजी क्वेश्चन है आपका, 1 2 1 0 1 2 को 12 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। शेषफल आपको सिंपली जो नंबर दिया हुआ है उसको 12 से डिवाइड करना है और बताना है कि क्या रिमाइंडर होगा। अब बच्चे बहुत जगह ना इसमें गड़बड़ कर देते हैं। देखो यूपी टेट में क्वेश्चन पूछा है तो इजी तो नहीं होगी डिवाइड, कुछ तो होगा, तो इसे एक बार कर लीजिए। क्या है देखो नंबर लिख लेते हैं हम 1 2 1 0 1 2। अब अगर आप इसे स्टार्ट करेंगे 12 से डिवाइड करना, कैसे करेंगे 12 से क्या, सो पहले तो 12 बन जा, 12 आ गया, चलिए ठीक है। अब रिमाइंडर तो आपका 0 है तो हम क्या करते हैं उससे नेक्स्ट वाला जो भी नंबर होता है वो लिख लेते हैं। अब आप यहाँ पे देखोगे कि 1 डिवाइड नहीं हो रहा 12 से, और अगर एक नंबर डिवाइड नहीं होता और आपको तभी दूसरा नंबर भी यहाँ पे लिखना हो तो साथ में आप क्वोशंट में क्या ऐड कर देते हो 1 0। अब आप देखोगे 10 भी छोटा है 12 से, 10 भी नहीं हो रहा तो आपको एक थर्ड नंबर भी लिखना पड़ेगा फिर से 1, क्योंकि फिर से एक नंबर लिखना पड़ा तो यहाँ पे 1 0 और ऐड करेंगे। अब जाएगा आपका 12 4 जा 96, सॉरी 12 8 जा 96। ओके, यहाँ से सपरेट करेंगे कितना मिलेगा 5, यहाँ से आपका 2 आ जाएगा, 12 4 जा हो जाएगा आपका 48 और 52 माइनस 48 आ जाएगा 4। तो क्या आ गया आपका रिमाइंडर आ गया आपका 4। उसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। क्लियर हो गया, समझ आ गया होगा। उसके बाद देखिए 95th क्वेश्चन। 95th में क्या बोल रहा है वो, किसी विद्यार्थी में निम्न में से क्या आंकना चाहिए, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी असेस्ड इन अ स्टूडेंट। क्या चीज़ें, मैथमेटिकल कम्युनिकेशन, कैपेसिटी टू मेमोराइज विदाउट अंडरस्टैंडिंग, कैपेसिटी टू लिसन टू टीचर, एटीट्यूड ऑफ नॉट आस्किंग क्वेश्चंस इवन इफ द कंसेप्ट इज नॉट अंडरस्टूड। अब देखो यहाँ पे नहीं करने वाला नहीं है, हमें बताना है क्या आंकना चाहिए, हमें क्या पहचानना है बच्चे में। तो पहला तो सही है मैथमेटिकल कम्युनिकेशन, भाई मैथ्स के बारे में बात कर रहा है, पैडागोजी मैथ्स का हमारा जो क्वेश्चन पेपर है हम वो कर रहे हैं, तो मैथमेटिकल कम्युनिकेशन तो हमें आंकना ही है। साथ में देखिए देयर आर कैपेसिटी टू मेमोराइज विदाउट अंडरस्टैंडिंग, क्या हमें बच्चे को ये देखना है कि वो बिना समझे कितना रट सकता है, ये तो नहीं पता करना ना, क्योंकि हमें उसको रटवाना नहीं है, तो ये आंकना भी नहीं है, ये हमें एसेस भी नहीं करना कि वो कितना रट सकता है। शिक्षक को सुनने की क्षमता, ओके तो कितना एक बच्चा टीचर को सुन सकता है, उसकी क्या क्षमता होगी, ये करना है। कैपेसिटी टू लिसन द टीचर ये भी करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो नहीं बताएगा कि उसमें कितना सीखा है या फिर क्या कर सकता है। फोर्थ ऑप्शन है अवधारणाएं न समझने पर भी प्रश्न न पूछने की प्रवृत्ति, कि स्टूडेंट का क्या एटीट्यूड है ऑफ नॉट आस्किंग द क्वेश्चन इफ द कॉन्सेप्ट इज नॉट अंडरस्टूड। तो ये सब आपको नहीं आंकना, आपके लिए आ जाएगा मेन मैथमेटिकल कम्युनिकेशन। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षण का अंतर कहलाता है द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑब्जर्वेशन। देखो क्या होता है स्टैटिस्टिक्स, अगर आप सबने देखी होगी तो उसमें कुछ ऑब्जर्वेशन है। लाइक आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ कि आपकी क्लास के सभी मतलब किसी भी एक ग्रुप के बच्चों के आपने हाइट्स लिख ली, और हाइट्स कुछ इस तरह थी कि लाइक कोई 5 फीट है, कोई 5.6 है, कोई 4 फीट है, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो उनका डिफरेंस होता है अधिकतम और न्यूनतम, लाइक कंसीडर करो कि आपकी जो मैक्सिमम हाइट थी वो थी 7 फीट, ओके, और जो मिनिमम हाइट थी किसी की वो थी 5 फीट। तो वो यही बोल रहा है कि जो इन दोनों का डिफरेंस है
जो मैक्सिमम और मिनिमम ऑब्जर्वेशन का डिफरेंस होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका रेंज, जिसे आप बोलते हो परिसर। समझ आ गया? ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। ओके, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 97 सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अभाज्य किसे बोलते हैं? अभाज्य होता है प्राइम। अब प्राइम नंबर्स आप सभी ने पढ़े होंगे। जो हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं वो होते हैं जिस भी किसी नंबर्स के दो फैक्टर्स हो, एक 1 और एक वो खुद से। तो अगर हम स्टार्ट करें तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो प्राइम नंबर है वो हमारा 2 होता है। ओके, क्योंकि जो 2 है उसका एक फैक्टर 1 है और एक वो खुद है 2। तो सबसे छोटी प्राइम नंबर या फिर छोटी अभाज्य संख्या है। 98 क्वेश्चन में पूछ रहा है किसी संख्या के 3/4 का 2/3 24 के बराबर है, तो उस संख्या का 1/4 क्या होगा? देखो, कोई भी संख्या को अब आप क्या करोगे, x मान लीजिए। करेक्ट, क्या मान लिया हमने? 98 का सोल्यूशन करते। कोई आपकी एक संख्या है x, उस संख्या के 3/4, तो उसका 3/4 बोल लीजिए, 3/4 ये हो जाएगा। उसका भी 2/3 कितना है उन्होंने बोला है, वो है आपका 24 के इक्वल। तो आपको उस संख्या का 1/4 बताना है। तो पहले तो संख्या फाइंड कर लेते हैं x। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 टाइम्स। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 की मल्टीप्लाई 24 से होगी, तो आपको आ जाएगा 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4। देखो, मैथ्स को लेके ना बहुत सारे बच्चों को एक डर रहता है, तो डरिए मत, सिंपली क्वेश्चन सॉल्व करो प्रीवियस ईयर, आपको आइडिया लगेगा कि कैसे क्वेश्चंस करने हैं। फिर अपनी प्रैक्टिस करो, उसके बाद हम भी आपके लिए सारी क्लासेस लेके आएंगे। आप सब कुछ अच्छे से करना, डेफिनेटली यूपी टेट तो आपका क्लियर ही हो जाएगा इस बार। ओके, और करना भी है क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं है। चलो, तो फिर यहाँ से आपका नंबर आ गया। अब हमें फाइंड करना है इसका 1/4। ओके, तो क्या फाइंड करना है, 48 का आपको 1/4 पार्ट फाइंड करना है। तो 4 से डिवाइड करो, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, कितना आ गया, 12। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज 12। 99th क्वेश्चन में आपसे वो पूछ रहा है कि 7 + 2√2 का वर्गमूल मतलब स्क्वायर रूट आपको बताना है। द स्क्वायर रूट ऑफ 7 + 2√2, ये मैं बता देती हूँ। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं 99 का। 7 + 2√10। अब देखो, एक आइडेंटिटी जो हम यूज़ करते हैं, क्या है आपकी आइडेंटिटी, a + b का होल स्क्वायर जो हम लिखते हैं वो होता है आपका a² + b² + 2ab। हमें मेन क्या करना होता है बनाने के लिए इसका, अगर हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो इस फॉर्म में बनाना होता है। देखो, यहाँ पे सबसे पहले 2 चाहिए। 2 तो आपके पास है, तो आप 10 को कैसे लिख सकते हो, 5 को तो आप लिख सकते हो ना, 5 + 2। और 10 को कैसे लिखेंगे, √5 × √2, क्योंकि 5 2 तो 10 होता है। अब हमें पता है 5 क्या है, √5 का स्क्वायर, तो इसे लिख सकते हैं √5 का स्क्वायर। और 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 का स्क्वायर। और ये आ गया आपका 2 √5 √2 आ गया ना इसी फॉर्म में। देखो, ये a², ये b² + 2 × a × b, तो ये क्या बन जाएगा, a + b का स्क्वायर। तो इसे आप किस तरह लिख सकते हो, √5 + √2 का स्क्वायर। और हमें क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड करना था भाई इसका स्क्वायर रूट। और हमें पता है कि अगर किसी भी स्क्वायर नंबर का अगर आप स्क्वायर रूट लेंगे तो कैसे फाइंड करोगे। देखो, स्क्वायर रूट फाइंड करना है, वर्गमूल फाइंड करना है आपको √5 + √2 के स्क्वायर का। तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, √5 + √2। उसे आप √2 + √5 भी लिख सकते हो, तो उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। चलिए, क्वेश्चन नंबर 100 है आपका, सांख्यिकी में प्रसरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय था। ओके, चलिए, हाँ, तो ये था आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन रिलेटेड टू द मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस को आप बोलते थे अनोवा। ओके, सो ये आ जाता था आपका AN स्टैंड करता है आपका एनालिसिस ऑफ, VA था आपका वेरिएंस का। तो ये जो आपका एक मेथड है, और अनोवा एक ऐसा मेथड है, लाइक जैसे बोला जा रहा है ना मेथड ऑफ एनालिसिस, तो कुछ ग्रुप्स के मीन्स को कंपेयर करने का कोई मेथड है एक। तो किसने दिया था वो, जो मतलब इससे रिलेटेड जो मेन पर्सन है जिसने दिया है वो है आपके RA फिशर, जिनका पूरा नाम आपका आएगा रोनाल्ड आयलमर फिशर। ओके, ये उनका पूरा नाम था। इन्होंने मेथड दिया था आपका एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, ये आपको वैसे ही लर्न करने पड़ेंगे, लेकिन फिर भी जो आपका प्रीवियस ईयर रहते हैं तो उनको एक बार अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि रिपीटेशन के चांसेस रहते हैं। चलिए, करते हैं 101 क्वेश्चन है आपका, किसी संख्या के 60% का 3/5वां भाग 36 है। ओके,
So if the 3/5 part of 60% of a number is 36, then the number is. कैसे करेंगे? अगर आप एक नंबर ऐड कर लीजिए, कोई भी नंबर अपनी साइड से मान लीजिए, क्या आ जाएगा आपके पास? x है। उस x के 3/5 पार्ट का, तो पहले तो उसका 3/5 पार्ट फाइंड कर लिया, अब उसका भी 60%, तो 60% कैसे फाइंड करेंगे? 60% को कैसे लिखते हैं हम? 60/100। किसी भी परसेंटेज वाले को, लाइक 2% है तो 2 को कैसे लिखते हैं? 2/100 ना। तो उसी तरह आपका जो 60% आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? 60/100। चलिए, तो ये कितना दिया हुआ है आपको? 36 दिया हुआ है। अब थोड़ी काट फिट करो इसमें, यहाँ से 10 से 0 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद x की वैल्यू देखो, 5 को ना उधर 5 10 = 50, तो उसको दूसरी साइड में न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका है 3 से इसको डिवाइड कर दो 12, तो कितना आ जाएगा? 12 5 = 60 और ये 0 600। ओके, सो ओके, साथ में जो आपका ये 6 है ये भी इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो यहाँ पे जब आप इसको डिवाइड करोगे ना, ये डिवाइड में 6 आएगा, तो x की जो वैल्यू है, जो हमारा नंबर है, वो आ जाएगा आपका 100, जो कि आपका है ऑप्शन नंबर 1। क्लियर हो गया? समझ आ गया होगा? इजी कैलकुलेशन थी। उसके बाद आपका 102 क्वेश्चन आता है। पाई है एक, जो पाई है वो एक रेशनल नंबर है, इर्रेशनल है, प्राइम है या इंटीजर? चलिए, अगर हम बात करें अभाज्य संख्या की या पूर्णांक की, तो वो इंटीजर तो नहीं है, तो पूर्णांक तो नहीं होगा, क्योंकि इंटीजर नहीं है, उसकी कुछ वैल्यू होती है 3.14। अब अभाज्य भी नहीं है, अब जब इंटीजर ही नहीं है तो वो प्राइम नंबर कैसे हो सकता है ना? इंटीजर होगा तभी तो प्राइम नंबर होगा। बात आती है कि रेशनल है या इर्रेशनल। देखो, बहुत ही अच्छा और काफ़ी बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन और भी एग्जाम्स में। तो ये पाई है, तो पाई क्या होती है? पाई होता है एक इर्रेशनल नंबर। अब बात करते हैं कि रेशनल क्यों नहीं है। देखो, पाई की जो वैल्यू होती है 3.14 हो या फिर आपकी 22/7 हो, अगर इन दोनों में से कोई वैल्यू पूछी जाती है तब तो वो होगी रेशनल। बट अगर उन्होंने बोला है कि पाई क्या है, तो पाई होता है कि इर्रेशनल नंबर, क्योंकि ये जो वैल्यूज़ हैं 3.14 और 22/7 वो उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो पाई क्या हो जाएगा? इर्रेशनल नंबर, याद रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर आ जाइए 103 पर। 103 में आपको कुछ दिया हुआ है कि जो a/3 है = b/4 है = c/7 है। तो आपको a + b + c का मान निकालना है, वैल्यू ऑफ a + b + c। अब देखो, यहाँ से ना आपको ये कुछ रेशियो दिए हुए हैं, कैसे सॉल्व करेंगे रेशियोज़ को? एक काम करिए, अगर आपको सिंपली करना है तो इनको ना k लेट कर लीजिए, क्योंकि सभी तो इक्वल है, सबको के इक्वल लेट कर लो। तो a की वैल्यू फाइंड कर लो यहाँ से k के टर्म्स में। अगर a/3 को k के इक्वल लोगे, 3 की मल्टीप्लाई k से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3k आ जाएगा। उसके बाद आपकी वैल्यू b की, तो देखो b/4 k के इक्वल है, 4 को उधर मल्टीप्लाई करोगे 4k, तो b की वैल्यू कितनी आ गई? 4k। इसी तरह c की कर लीजिए, c/7 k के इक्वल, तो 7 की मल्टीप्लाई k से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7k। अब फाइंड कर दीजिए, क्या फाइंड करना है हमें? a + b + c/c। लिख लीजिए सारी वैल्यू, क्या आ जाएंगी? 3k + 4k + 7k डिवाइड बाई 7k। 3 + 4 7 + 7 हो जाएगा आपका 14k डिवाइड बाई 7k। k से k कैंसिल कर दो, 7 2 = 14, ये आ जाएगा आपका 2। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपका करेक्ट, जिसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 2। ओके, अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 104। देखो, 104 में ना कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, 378 मल्टीप्लाई टू 236 मल्टीप्लाई टू 459 मल्टीप्लाई टू 312। इनका जो गुणनफल है, लाइक इनका जो भी रिजल्ट आएगा उसमें बोल रहा है इकाई अंक, मतलब जो यूनिट प्लेस पे जो भी आपका नंबर आने वाला है वो पूछा है। अब ऐसे जब भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे तो अब ये नहीं करना कि आप बैठ गए इन सब की मल्टीप्लाई करने के लिए। शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है कि हमें क्या फाइंड करना है? यूनिट प्लेस का नंबर फाइंड करना है। तो यूनिट प्लेस का नंबर फाइंड करने के लिए आपके जो भी यूनिट डिजिट है, जैसे 378 में क्या है? 8 है। साथ में 236 में क्या है? 6 है। साथ में 459 में क्या है? 9 है। उसके साथ में 312 के लास्ट में क्या है? 2 है। तो सभी की यूनिट प्लेसेस को ले लो। अब यूनिट प्लेसेस को लेने के बाद उसकी भी यूनिट प्लेस को करो, लाइक 8 6 कितना आया? 48। 9 2 कितना होता है? 8। अब आपको ज़रूरी नहीं है कि 48 और 18 को भी मल्टीप्लाई करना है, हमें तो यूनिट प्लेस चाहिए ना। तो हमें पता है कि जब 8 की 8 से मल्टीप्लाई होगी तो कुछ 64 आएगा लास्ट में, वो 6 तो ऐड हो जाएगा। बट अगर यूनिट प्लेस की बात करें तो यूनिट पे तो हमारा आ जाएगा 4। तो हो गया भाई आपका आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 4, आंसर 4। क्लियर हो गया? अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए,
तो करते हैं आगे फिर अपने क्वेश्चन नंबर 105। क्या बोल रहा है, दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक व लघुत्तम समापवर्तीय क्रमशः 12 तथा 72 हैं। यदि इन संख्याओं का योगफल 60 है तो इनमें से एक संख्या होगी। देखो, दो नंबर्स का HCF और LCM आपको दिया हुआ है, ठीक है, मैं यहाँ पे नोट कर देती हूँ। HCF आपको कितना दिया हुआ है 12, साथ में LCM आपको दिया हुआ है 72। इफ द सम ऑफ दीज नंबर इज 60 देन वन ऑफ द नंबर विल बी। देखो सम और दिया हुआ है आपको, तो यहाँ पे कैसे करेंगे, यहाँ पे वैसे तो हम पूरा डिस्कस करेंगे अपने जो चैप्टर्स करेंगे LCM HCF का तब, बट यहाँ पे मैं फिर भी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जब हमें कभी भी HCF दिया हुआ हो तो हम नंबर्स को कैसे कंसिडर करते हैं। एक नंबर को आप मान लेते हो 12x और एक नंबर को मान लेते हैं 12y, क्योंकि HCF है तो वो इन दोनों का कॉमन फैक्टर हो गया। ओके, चलो अब हमें क्या दिया हुआ है, इनका सम दिया हुआ है, तो सम क्या हो जाएगा आपका 12x प्लस 12y, जो कि दिया हुआ है आपको 72 के इक्वल। 12x 12y में 12 आप कॉमन ले सकते हो, आपको मिल जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 72। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 6 72 होता है ना, तो 6 आ गई। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। साथ में दूसरी चीज़ क्या दी हुई है आपको, दूसरी चीज़ दी हुई है आपको इफ़ द सम, अच्छा ठीक है, सम दिया हुआ है ना आपको 60। हाँ, दोनों नंबर्स का जो सम है, तो हमारे नंबर्स क्या थे, अच्छा ये 72 तो आपको LCM दिया हुआ था, ये 60 होगा। तो इसमें यहाँ पे छोटा सा चेंज कर लो, ये जो हमने लिखा है ना यहाँ पे 72, तो उसका जो सम दिया हुआ था वो आपका था 60, तो बहुत ही छोटा सा चेंज आपका आएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा 60। 12 5 से 60 हो जाएगा, तो x प्लस वाई की वैल्यू आ गई आपकी इतना, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ से दूसरा आपको क्या दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है हमें एक LCM। तो सबसे पहले यहाँ से ना x की वैल्यू फाइंड कर लो y की टर्म्स में, तो वो आ जाएगी 5 माइनस वाई। ओके, अब जो आपका LCM होता है, LCM क्या होता है, जो आपका HCF है, ओके, मल्टीप्लाई 2 जो भी आपकी XY है, इस तरह से आपका आ जाता है LCM। LCM आपको दिया हुआ है 72, तो जो अगर इसको 12 से डिवाइड करेंगे आप, तो ये क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो XY की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 6 आ गई। X की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे रख दूँ तो कितनी है आपकी 5 माइनस वाई इंटू वाई इज इक्वल टू 6। ऐसे कौन से दो नंबर्स हो जाएंगे जिसकी वैल्यू 6 आ जाएगी, ऑब्वियसली देखो y की वैल्यू क्या पॉसिबल है, y की वैल्यू को अगर मैं यहाँ पर 2 रख दूँ तो 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा ना। तो चलिए फिर इसी तरह से यहाँ पे ऑब्जर्व करके देख सकते हो कि y की वैल्यू आ जाएगी 2, और अगर y 2 है तो 5 माइनस 2 3 होता है, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3। आ गई ना x और 3 की वैल्यू। जैसे ही आपकी x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 12 आ गई, तो आपके जो नंबर्स हैं 12x, तो 12x कितना आ जाएगा 12 3 ज़ा 36। दूसरा नंबर जो आपका 12y होगा वो कितना आ जाएगा 12 2 ज़ा 24। तो इन दोनों में से एक नंबर पूछा था उसने, 12 या 24 या फिर आपका 36, तो 24 दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। आते हैं क्वेश्चन नंबर 106 पर। बोल रहा है एक शिक्षक के ब्लैक बोर्ड पर लिखा 29 इंटू 4 ज्ञात कीजिए। अच्छा ठीक है, लिखा हुआ था ज्ञात कीजिए, लाइक बताना है कि मल्टीप्लिकेशन कितनी होगी। एक विद्यार्थी ने अपने अभ्यास पुस्तिका पर इसे 27 इंटू 4 उतारा और नीचे दर्शाए अनुसार हल कर दिया। देखो ये करेक्ट होगा, 4 7 ज़ा 28, कैरी 2, 4 2 ज़ा 8 प्लस 2 10। अब टीचर को क्या करना चाहिए, सिंपल सी बात है, ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ था 29 इंटू 4, बच्चे ने गलती से लिख लिया 27 इंटू 4, बट जो लिखा उसने 27 इंटू 4 जो लिखा वो उसने करेक्ट कैलकुलेट करा। तो टीचर को क्या करना चाहिए, गिव 0 मार्क टू द स्टूडेंट, बच्चे को 0 नंबर दे देने चाहिए। आस्क हर टू बी अटेंटिव इन द क्लास एंड गिव 0 मार्क, उसको बोलना चाहिए कि क्लास में ध्यान दो और उसको 0 मार्क कर देने चाहिए। गिव 2 मार्क्स आउट ऑफ 5 टू द स्टूडेंट, क्या 5 में से 2 मार्क्स दे के और बस छोड़ देना चाहिए कि चलो हो गया काम, थोड़ा सा सही किया थोड़ा सा गलत। या फिर ट्राई टू असरटेन द रीज़न wrongly copying the question by the student and give her full 5 marks for the correct process। बोल रहा है कि या फिर ये करना चाहिए कि बच्चे को बताना चाहिए कि उसने कहाँ पे गलत किया या क्यों उतारा है, या फिर पता करने की कोशिश करनी चाहिए कि क्यों बच्चे ने ऐसा किया। क्योंकि हो सकता है देखो बहुत से बच्चों के साथ क्या होता है ना, कुछ लाइक विज़न को लेके कुछ प्रॉब्लम हो कि भाई वो ब्लैक बोर्ड पे ठीक से नहीं देख पा रहा है ना, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं लगता छोटी एज में कि क्या प्रॉब्लम है। तो हो सकता है विज़न वगैरह को कुछ रिलेटेड इशू हो, बट उसने अपनी साइड से जितना किया वो करेक्ट किया।
तो वो भी ठीक हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग अब आपको बताना है कि कौन सा। देखो ये तो पक्का है कि 0 मार्क नहीं देने चाहिए, 2 मार्क्स नहीं देने चाहिए। अब बताना है आपको सेकंड करेक्ट होगा या फोर्थ करेक्ट होगा। तो उसके लिए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। द रीज़न इज़ कि अगर आप उसको बच्चे को बोल दोगे कि अटेंटिव रहना चाहिए और कर दोगे 0 मार्क, तो उसके पीछे का आप एग्जैक्ट रीज़न नहीं पता लगा पाओगे। हो सकता है वो नेक्स्ट टाइम फिर से गलती करे। तो बेटर है कि सबसे बेस्ट क्या होगा, बेटर भी नहीं बताना, बेस्ट बताना है कि आप उस रीज़न को जानने की कोशिश करनी है कि बच्चे ने वो गलत क्यों लिखा। क्या उसके साथ कोई इशू है, या फिर उसको दिखाई नहीं दे रहा ब्लैक बोर्ड पर, क्या रिलेटेड इशू है। उसके बाद उसे अभी करेक्ट दे देने चाहिए, पता करके उसको उस चीज़ को क्योर करना है, क्या प्रॉब्लम है। ओके चलिए तो फिर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 107। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है तो लाभ या हानि प्रतिशत। बोल रहा है कि तो कोस्ट प्राइस, जो आपका कोस्ट प्राइस है एक आर्टिकल का, वो 3/2 ऑफ इट सेलिंग प्राइस है। तो हम क्या करते हैं इसमें, कंसीडर कर लीजिए 107 क्वेश्चन में सीपी को दिया हुआ है कि एसपी का 3/2 पार्ट। ओके सो जो आपका एसपी है, जो सेलिंग प्राइस है, जो आपका विक्रय मूल्य होगा उसको मान लीजिए एक्स। तो जो आपका क्रय मूल्य है सीपी, वो कितना हो जाएगा, सीपी को कितना बताया, 3/2 बताया है एसपी का, तो वो हो जाएगा 3/2 है। ठीक है, अब यहाँ पे बताना है कि लॉस है या प्रॉफिट है। अब देखो अगर एस पी एक्स है और सी पी 3/2, तो यहाँ पे तो सी पी ज़्यादा है ना, तो क्या हो जाएगा, या फिर इसको आप 100 मान के भी कर सकते हो, वो टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो यहाँ पे हो रहा है लॉस, और लॉस के लिए क्या होता है आपका जो हानि है, हानि कितनी हो जाएगी, सी पी को माइनस कर दीजिए एस पी, सी पी माइनस एस पी, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और डिवाइड में कर दीजिए विक्रय मूल्य। तो कितना आ जाएगा ये, हाफ एक्स अपॉन 3/2 एक्स, और परसेंटेज फाइंड करनी है तो 100 से मल्टीप्लाई भी कर दीजिए, फिर आ जाएगा आपका लॉस परसेंट। ओके 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, एक्स से एक्स माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 100/3, और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 3 3 ज़ा 9, कैरी बचेगा 1, 3 3 ज़ा 9, सॉरी रिमाइंडर बचेगा 1/3 परसेंटेज। कितना आ गया आपका 33/1% हानि हो रही है, लॉस हो रहा है। समझ आ गया, 100 मान के करेंगे वो भी हो जाएगा, वो भी इजी रहेगा, जैसे आपको अच्छा लगे। उसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 108। किसी कमरे की चारों दीवारों का कुल क्षेत्रफल 660 मीटर स्क्वायर है तथा लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी है। यदि कमरे की ऊंचाई 11 मीटर है तो उसकी छत का क्षेत्रफल बताना है। देखो टोटल एरिया ऑफ द 4 वॉल्स, अब आपको ना इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए क्या होता है एरिया ऑफ 4 वॉल्स। उससे पहले एक चीज़ यहाँ पे दी हुई है कि अगर आप मान लें कि जो उसकी ब्रेड्थ है वो कितनी है, एक्स है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ जो है डबल है दिया हुआ ना, लेंथ इज ट्वाइस ऑफ इट्स विड्थ, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी आपकी 2x, और हाइट आपको दी हुई है दैट इज 11। अब यूज़ करते हैं फॉर्मूला जो कि हमें दिया हुआ है एरिया ऑफ 4 वॉल्स। जो 4 दीवारों का हमारा एरिया होता है वो किस फॉर्मूले से दिया जाता है, वो होता है 2 × 2 L + B × 2H। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको एरिया दिया हुआ है 660। ठीक है, लेंथ आपने 2x मानी है, ब्रेड्थ आपने x, और हाइट आपको दी हुई है 11। 2 से डिवाइड कर दो 330 जाएगा, 11 से भी डिवाइड कर दो, 11 3 ज़ा 33, 30 आ गया, और 2x + x कितना हो जाएगा 3x। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 से डिवाइड कर दीजिए 30 को, आपका आ जाएगा 10। तो जो आपकी ब्रेड्थ है वो तो आ गई 10, और जो आपकी लेंथ है वो थी आपकी 2x, लाइक डबल थी ना इससे, लेंथ की डबल, तो 10 की डबल, 10 की ट्वाइस कितनी हो जाएगी, 10 2 ज़ा 20 मीटर। लेंथ भी आ गई, ब्रेड्थ भी आ गई, तो छत का क्षेत्रफल बताना है। तो छत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, जो आपकी सीलिंग की होती है, आप सीलिंग का जो एरिया फाइंड करेंगे वो आप सिंपली फाइंड करोगे लेंथ × ब्रेड्थ। तो लेंथ आपकी 20 है, ब्रेड्थ आपकी 10 है, तो 20 × 10 हो जाएगा 200 मीटर स्क्वायर। देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 1। समझ आ गया, चलो इजी था, एरिया वाले चैप्टर से था, जितना भी मेंसुरेशन का पार्ट रहेगा वो हम सारा अपनी वीडियोस में कवर करेंगे। तो जो भी बच्चे न्यू हैं मेक श्योर कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके चलिए तो फिर मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 109 पर। यदि संख्या 11 से विभाज्य हो, विभाज्य मतलब डिविजिबल हो, तो देखो यहाँ पे नंबर लिख देती हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 109, नंबर है आपका 604, एक डैश है, बाद में 6 है। अब हमें यहाँ पे क्या ज़रूरी है, हमें पता होनी चाहिए डिविजिबिलिटी रूल। ओके
11 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि जो ऑल्टरनेट नंबर्स का सम का डिफरेंस है, जो डिफरेंस होगा वो या तो 11 से डिवाइड होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। तो देखो यहाँ से सम ले लो, 6 है यूनिट प्लेस पर 6, सम करो, उससे ऑल्टरनेट नंबर लेना, 8 छोड़ दीजिए 4 ले लीजिए, उसके बाद 0 छोड़ दीजिए 6, ये वाला सम आ गया। इनको सम करके ये 0 और एक ये जो भी आपका डैश है इसको मैं x मान लेती हूँ, उस नंबर को फाइंड करना है, ठीक है, 0 + x। अब इनका डिफरेंस फाइंड करो, 6 + 4 10 + 16 माइनस x। अब हमें क्या बोलना है कि जो 16 माइनस x है वो या तो होना चाहिए 0 के इक्वल या फिर होना चाहिए 11 से डिवाइड। अब देखो 1 डिजिट भी होगा, ऐसा तो नहीं ना कि ये 2 डिजिट का नंबर हो जाएगा। तो अब ऑप्शन में से देख लीजिए, अगर आप यहाँ पे 16 - 1 करोगे तो 15, तो 11 से तो डिवाइड नहीं होगा। 16 - 3 करोगे 13, भाई अभी भी डिवाइड नहीं होगा। 16 - 7 करोगे 9, 9 अभी भी डिवाइड नहीं होगा। बट अगर आप 5 रख देते हो x को तो 16 - 5 हो जाएगा आपका 11, और जो कि 11 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 4। समझ आ गया ना, डिविजिबिलिटी रूल भी हम करेंगे, बस आप अभी क्वेश्चंस करते रहिए, बाकी सब आपका यहीं पे हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 110 बोल रहे हैं 20वीं सदी के सुशिक्षित भारतीय गणितज्ञ प्रतिभावन व्यक्ति कौन थे? हु वॉज द सेल्फ टॉट इंडियन मैथमेटिकल जीनियस इन 20th सेंचुरी? आर्यभट्ट, श्रीधराचार्य, श्रीनिवास रामानुजन या फिर हरीश चंद्र? देखो 20th सेंचुरी के जो सेल्फ टॉट इंडियन मैथमेटिकल जीनियस बोला गया, वो बोला गया हमारे श्रीनिवास रामानुजन को, ठीक है, ये याद कर लीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन है, पता होना चाहिए। तो मूव करते हैं 111 पर। दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 2 गुना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज़्यादा है तथा बड़ी संख्या के 4 गुने और छोटी संख्या के 3 गुने का योग 71 है, वे संख्याएं हैं। दो नंबर्स दिए हुए हैं हमें, दो नंबर्स के बीच के रिलेशन दिए हुए हैं और बताने हैं हमें वो दोनों नंबर्स। तो कर लेते हैं, चलो। इसमें बोल रहे हैं ट्वाइस द लार्जर नंबर। देखो अगर मैं देखूँ इसमें एक स्मॉलर एक लार्जर, दो नंबर्स को आपको पहले कंसीडर करना होगा। तो मान लीजिए कोई भी दो नंबर्स आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो। सो ट्वाइस, देखो यहाँ से नंबर हमें कंसीडर करने हैं दोनों, लार्जर एंड द स्मॉलर। लार्जर नंबर का ट्वाइस कितना है? 2y। ओके, ट्वाइस द लार्जर ऑफ 2 नंबर इज 3 मोर देन। तो ये ज़्यादा है तो ये बड़ी संख्या है, तो 3 मोर देन मतलब इक्वल टू 3 आ जाएगा डिफरेंस, 5 टाइम्स द स्मॉलर। स्मॉलर की 5 टाइम्स, देखो स्मॉलर ऑफ 5 टाइम्स हो गया 5x, और उसका बड़ी संख्या से जो आपका ट्वाइस है वो कितना ज़्यादा है? 3y। दूसरा दिया हुआ है एंड सम ऑफ 4 टाइम्स ऑफ द लार्जर एंड द, ठीक है, 4 टाइम्स लार्जर कितना हो जाएगा? 4y, और साथ में 3 टाइम्स द स्मॉलर, सो 3x हो जाएगा, और ये कितना दिया हुआ है आपको? 71। अब देखो इन्हें हमें सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे? इस वाली इक्वेशन को इनके कोफिशिएंट सेम बनाने हैं, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 से, तो 2 2 ज़ा कितना हो जाएगा? 4y, 5 2 ज़ा कितना हो जाएगा? 10x, और 3 2 ज़ा कितना हो जाएगा? इसको भी मल्टीप्लाई कीजिए 2 से 6। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर दो तो साइन चेंज हो जाएंगे, 4y से 4y कैंसिल, 10 + 3 हो जाएगा आपका 13x, 71 + 6 हो जाएगा आपका 70। ओके, 2 से मल्टीप्लाई किया था, ये हो गया आपका 3 2 ज़ा 6, और 71 माइनस 6 है तो ये आ जाएगा आपका 65। ओके, यहाँ पे कर दीजिए 65। साथ में 13 से ये चला जाएगा आपका 5 टाइम्स, तो जो x की वैल्यू है वो आ जाएगी आपकी 5। तो इस इक्वेशन से देख लीजिए जो आपका आ रहा है 4y + 3x। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म हो रहा है, दूसरा क्वेश्चन है। सो ये x की वैल्यू 5 रखिए तो आ जाएगा आपका -5 × 3। ओके, 5x है ना आपका, सो x की वैल्यू रखिए 5, तो ये आ जाएगा आपका 5 × 5। ओके, ये हमने 4y में रख दिया, 2y वाले में रख लेते हैं ना इस इक्वेशन से। 2y - 5 × 5 = 3। तो कितना आ जाएगा? 2y, 5 5 से होता है 25, उस साइड जाके क्या हो जाएगा? 3 + 25, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 28 / 2, तो y आ जाएगा आपका 14। सो दोनों जो आपके नंबर्स हैं वो कितने आ गए? 14 और 5। कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपका 14 और 5। आते हैं क्वेश्चन नंबर 112 पर। 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन, मतलब जो क्यूब है आपका, एक 5 सेंटीमीटर उसकी साइड है, उसको पेंट किया जाता है पूरे साइड से। लाइक जो भी, जैसे एक कंसिडर करिए कि आपने एक क्यूब ड्रॉ किया है, ये आपका एक क्यूब है,
ओके। तो बोल रहा है कि इसको ना पूरे जो इसके फेसेस है, लाइक ये वाला फेस, दिस वन फेस, इन सबको ना कलर कर दिया गया है, सिर्फ फेसेस को। करेक्ट। 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले घनों में बांटा जाता है, तो 1 सेंटीमीटर वाले कितने घनों में केवल एक ही फलक पर रंग होगा। फलक मतलब कितने ऐसे क्यूब्स बनेंगे। देखो ये पूरा एक क्यूब दिया हुआ है, बोल रहा है कि क्यूब के जो बड़ा पार्ट है, लाइक इसके जो साइड्स है, जो फेसेस है, उनको कलर कर दिया गया है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर उसको बताया है। तो अगर आप एक तरीके से यहाँ पे नोटिस करोगे तो इसमें से 1 सेंटीमीटर वाले क्यूब के 1 सेंटीमीटर वाले क्यूब के लिए कैसे करोगे। 1 मिनट में ड्रॉ कर लेती हूँ इसको समझाने के लिए आपको। ठीक है, ये क्यूब है, तो अब यहाँ से 5 सेंटीमीटर का कुछ इस तरह से आप मान लीजिए कि यहाँ पे ना ऐसे करके कट करके बनेंगे आपकी, ऐसे लाइंस आ जाएंगी 1 2 3 4 5, इस तरह भी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर की 2 3 4 5। ठीक है, इस पूरे पे कलर कर दिया गया है। तो अगर हम बात करें इसका, एक ये फेस है, कंसीडर करो कि ये 5x5 का है। ओके, 1 2 3 4, एक और मान लीजिए ऐसे। चलिए, तो यहाँ से जब आप कलर करोगे तो ये वाले कलर करेंगे और ये करेंगे, तो ये वाले जो क्यूब आएंगे आपके कॉर्नर वाले, इसके तो दोनों साइड फेस कवर हो जाएंगे ना, कलर हो जाएंगे। तो आप इनको तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इनको क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट। बीच के आपके 3x3 का एक स्क्वायर बचेगा, तो 3x3 मीन्स आपके 9 जो है वो एक फेस पर होंगे, ऐसे क्यूब जिनका सिर्फ एक फेस कवर होगा। और हमारे पास टोटल कितने फेसेस हैं, 6। सो 9 6 कितने ऐसे क्यूब्स आ जाएंगे 1 सेंटीमीटर वाले, 54। तो उसका आंसर आपका 54 हो जाएगा। अगर आपको डायरेक्टली फार्मूला यूज़ करना है तो मैं एक बार फार्मूला आपको बता देती हूँ। उसके लिए हो जाता है आपका 9 × n-1 का स्क्वायर। n जो यहाँ, ये सिर्फ एक साइड वाले के लिए, ओके, 1 साइड कलर वाले के लिए फार्मूला है। तो 9 नहीं होगा, 6 होगा, क्योंकि 6 फेसेस होते हैं। और n कितना हो जाएगा आपका, क्योंकि 5 सेंटीमीटर वाला आपका यहाँ पे था, n-2 का हो जाएगा आपका फॉर्मूला यहाँ पे। तो n क्या है यहाँ पे, जो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 5 - 2 कितना हो जाएगा, 5 - 2 का स्क्वायर, 5 - 2 3 3 9, तो 6 9 से हो जाएगा आपका 54 आंसर आ जाएगा। तो आप किसी भी तरीके से फॉर्मूले से याद रख सकते हो या फिर लॉजिक से। क्वेश्चन नंबर 113 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 113 कह रहा है विच मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी गेट अफेक्टेड इफ द एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन और बोथ द एंड्स ऑफ ए डेटा अरेंज्ड इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर आर रिमूव्ड। लाइक कोई भी एक डेटा है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, डिसेंडिंग या फिर बोल सकते हो अवरोही क्रम में, या फिर जिसे बोल देते हैं सिंपली घटते हुए क्रम में। डिसेंडिंग ऑर्डर में एक डेटा है, उसकी कुछ एंट्रीज़ है, मान लिया कि आपकी 5 एंट्रीज़ थी और घटते हुए क्रम में है। तो बोल रहा है कि जो आपके दोनों साइड के ऑब्जर्वेशंस हैं, एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन किसे बोलते हैं, या फिर जो चरम प्रेक्षण होते हैं उनको क्या बोलते हैं, कि इसको कैंसिल कर दिया, इसको। अब आपको बताना है कि जो नई आपको एक डेटा मिला है, अरेंज्ड डेटा है, उसका कौन सी सेंट्रल टेंडेंसी, लाइक या तो मीन, मोड या मीडियन, उनमें से क्या चेंज होगा, सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर, क्या चेंज यहाँ पर प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो अब बताइए क्या चेंज होगा। अब अगर आप यहाँ से रिमूव कर दें तो मीन तो पक्का चेंज होगा, जो आपका माध्य होगा मीन तो चेंज होगा, क्योंकि सम चेंज हो जाएगा, तो मीन तो चेंज होगा। साथ में अगर आप बात करते हैं मीडियन की, तो मीडियन चेंज नहीं होगा, क्योंकि मीडियन होता है आपकी मिड वाला टर्म। तो जो मिड वाला टर्म पहले था आपका वो अभी भी है आपका, क्योंकि साइड के रिमूव करने से मीडियन पे तो कोई फर्क पड़ा नहीं। ऐसी बात करते हैं बहुलक की या फिर मोड की, तो मोड भी होगा आपका, चेंज तो होगा, क्या पता इन दोनों की रिपीटेशन ही सबसे ज़्यादा हो, अब बहुलक कुछ और हो जाए, मोड कुछ और हो जाएगा, क्योंकि जो जितनी बार रिपीट होता है वही तो मोड होता है ना, जो नंबर सबसे ज़्यादा बार या फ्रीक्वेंसी जिसकी ज़्यादा होती है, तो मोड भी अफेक्ट होगा। तो अगर यहाँ पे बात कर रहा है कि किस किस चीज़ पे प्रभाव पड़ेगा या फिर कौन सी चीज़ें अफेक्ट होंगी, तो वो आपकी आ जाएंगी मीन एंड मोड। ओके, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, माध्य एवं बहुलक। अब आता है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है किसी प्राकृतिक 114 किसी प्राकृतिक संख्या का प्रत्येक अंक या तो 3 या 4 है, वह संख्या 3 या 4 दोनों से विभाजित होनी चाहिए। तो अगर हम बात करें इसमें डिविजिबिलिटी रूल की, देखो कोई भी इसमें क्या बोल रहा है, एक नेचुरल नंबर है और वो या तो उस डिजिट में 3 होना चाहिए या फिर 4 होना चाहिए, कुछ भी दोनों में से, या दोनों हो सकते हैं, सिर्फ 3 या सिर्फ 4 भी हो सकते हैं। तो ऐसा कौन सा नंबर होगा छोटे से छोटा जो आपका 3 और 4 दोनों से डिविजिबल हो। अगर हम बात करें 3 3 3, तो ये 3 से तो डिविजिबल है लेकिन 4 से डिविजिबल नहीं होगा, कैंसिल कर दीजिए।
44 पे आते हैं। 3 से 4 से तो डिविजिबल है बट 3 से डिविजिबल नहीं है। अब डिविजिबल, अच्छा अगर इससे अभी कोई और बड़ा नंबर पूछ लेता तो कैसे करते हैं, देखो उसके लिए जो 3 की डिविजिबिलिटी होती है वो ये होती है कि जो तीनों नंबर का सम होता है, जैसे 4 + 4 + 4 कितना हुआ 12। 12 को हमारे 3 से डिवाइड होना चाहिए। 3 से डिवाइड है, हाँ है। 4 से तो हो ही जाएगा, 4 × 1 = 4 × 1 = 4 बन जाए, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 2। यही एक ऐसा नंबर है जो 3 और 4 दोनों से डिविजिबल है। अगर इसकी बात करें 4 + 4 + 4 + 4 कितना हो गया 16। तो क्या 16 डिविजिबल है 3 से? नहीं है। तो 4 4 4 4 3 से डिविजिबल नहीं है। पूरा ना डिवाइड करके चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ उसके डिजिट्स का सम कर लो, जितने भी आपको अंक दिए हुए हैं उनका सबका सम करो और एक बार 3 से डिवाइड करके देख लो, पता लग जाएगा कि वो डिविजिबल है या फिर नहीं है। समझ आ गया? चलो 115 कह रहा है पंचभुज के सभी अंतः कोणों को सम जो योग है वो ज्ञात कीजिए। फाइंड आउट द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पेंटागन। एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पे फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स जो सभी अंतः कोणों का योग होता है वो कितना होता है? फॉर्मूला क्या है आपका? n-2 × 180 डिग्री। ओके अब यहाँ पे अगर हम पेंटागन की बात करें तो पेंटागन जो आपका पंचभुज है, देखो हिंदी में तो पता भी लग जाता है पंचभुज, पंच मीन्स पेंटागन में होती है आपकी 5 साइड, तो n कितना आ गया आपका 5। तो जो रिक्वायर्ड सम है वो कितना हो जाएगा? n की जगह 5 रख दीजिए, 5 - 2 × 180, यह आ जाएगा आपका 3 × 180 जो कि आ जाएगा आपका फिर 18 × 3 = 540। सो 540 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर है 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16। एक खंबे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा है। जब धंसे हुए भाग का 1/3 भाग बाहर खींचा जाता है तो पाया गया कि 8 मीटर माप का खंबा अभी भी कीचड़ में है। खंबे की पूरी लंबाई होगी। देखो एक खंबा है कीचड़ में धंसा हुआ है, तो बोल रहा है 4/7 ऑफ अ पोल इज इन द मड। तो पहले ना उसकी जो एक्चुअल लेंथ है उसको क्या कंसीडर कर लेते हैं हम, उसे मान लेते हैं कि वो जो उसकी एक्चुअल लेंथ है वो x है। चलिए तो करते हैं 116 का लेट कर लीजिए, जो उसकी एक्चुअल लेंथ है वो x है। तो 4/7 ऑफ अ पोल इज इन द मड, 4/7 पार्ट कितना है? मड में है, तो पार्ट इन मड लिख लीजिए या फिर कीचड़ में धंसा भाग लिख लीजिए, जो आपका मन करे। तो कितना आ जाएगा 4/7 ऑफ x, 4/7 ऑफ x आ गया। When 1/3 ऑफ इट इज पुल्ड आउट, इतने पार्ट का भी जो ये 4/7 है, अगर इतने पार्ट का भी 1/3 पुल्ड आउट हुआ है, बाहर खींचा जाता है, तो वो 8 मीटर बनता है। तो यहाँ पे लिखो कि गिवन क्या है, दिया हुआ है हमें कि जो पार्ट हमारा मड में है उसका भी, तो अगर 1/3 पार्ट खींचा जाता है तो वो 8 मीटर है। तो कितना पार्ट खींचा जाएगा इसका? 4/7x का 1/3 खींचा गया, तो मल्टीप्लाई कर दी 1/3 से, और वो कितना है आपको 8 दिया हुआ है। बस इसे सॉल्व करो, x की वैल्यू आ जाएगी और वही हो जाएगा आपका आंसर। कैसे करोगे? ये आ जाएगा 4x/7, यहाँ से आ जाएगा 4x/21 = 8। यहाँ से अगर एलसीएम लोगे 7 और 21 का तो 7 आ जाएगा, 7 3 और 3 4 कितना होता है 12x - 4x = आ जाएगा 8। 12 - 4 कितना हो जाएगा आपका? चलिए इसे कर देते हैं, इधर कर देती हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। 8x/21 = 8, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो x आ जाएगा आपका 21 मीटर। सो जो आपकी लेंथ आ जाएगी पोल की वो हो जाएगी 21 मीटर, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 1। समझ आ गया? इसके बाद आप यहाँ पे रेफ़र कर लीजिए इसे, ये मैंने मार्क कर दिया। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 117 बोल रहा है कि ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिन में तथा सी और ए उसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो ए अकेले उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा। जब भी आपके एफिशिएंसी वाले ये वर्क टाइम वाले क्वेश्चन आते हैं तो उनको किस तरह से सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। ए और बी दोनों मिलकर उसे 12 दिन में कर सकते हैं। ओके तो कैसे लिखेंगे? देखो कितने दिन में कर सकते हैं, तो जो दिन पूछ रहा है वो पूछ रहा है उनकी एफिशिएंसी क्या है। ओके एफिशिएंसी या फिर उसकी कितनी कैपेसिटी है उसको सॉल्व करने की, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी देख सकते हो ए एंड बी कैन डू। तो देखो यहाँ से देख लो, ये 3 चीज़ें आपको दी हुई हैं कि जो आपका a + b है, जो आपका b + c है और साथ में आपका c + a है।
ए प्लस बी कितने डेज में कर सकता है, 12 डेज में। बी प्लस सी कितने डेज में कर सकता है, 15 डेज में। सी प्लस ए कितने डेज में कर सकता है, 20 डेज में। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या शॉर्ट ट्रिक है कि जो हमारा एलसीएम होता है 12, 15, 20 का कितना आ जाएगा, 12 5 जा 60, 15 4 जा 60, 12 3 जा 60। तो चलिए फिर 60 आ गया आपका एलसीएम। तो इनकी एफिशिएंसी देखो कितनी होगी, 12 5 जा 60 होता है तो ए प्लस बी दोनों की एफिशिएंसी है 5, 15 4 जा 60, बी प्लस सी की एफिशिएंसी है 60, सी प्लस ए 23 जा, तो कितनी एफिशिएंसी आ गई 3। तो अब सबको ऐड कर दो, कैसे आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए, कितना आ जाएगा 5 4 3। इन सब की एफिशिएंसी आ जाएगी 5 + 4 + 3। तो ए प्लस ए 2a, बी प्लस बी 2b, तो मैंने 2 कॉमन ले लिया, ये आ गया आपका ए प्लस बी प्लस सी। 5 + 4 9 + 3 कितना आ गया 12, ये जाएगा 6 टाइम। ओके, तो तीनों की अगर मिलके एफिशिएंसी कितनी आ रही है आपकी, ए प्लस बी प्लस सी तीनों की एफिशिएंसी मिलके आ रही है आपकी 5। आपको फाइंड करनी है अकेले ए की, तो बी प्लस सी की कितनी है आपकी 15। सो यहाँ पे बी प्लस सी की सॉरी एफिशिएंसी नहीं, एफिशिएंसी 4 है, ठीक है। तो ए की कितनी आ जाएगी 6 माइनस बी प्लस सी का सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितनी है 4 है, तो 6 - 4 कितनी आ गई 2। तो ए कितने दिन में कर सकता है, ए कैन डू कितने दिन में कर सकता है ए, टोटल वर्क आपका कितना है 60 है, डिवाइड कर दीजिए उसकी एफिशिएंसी 12 से, तो आपका आ जाएगा 30 डेज, आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 3rd वाला करेक्ट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 118 पर। क्या बोल रहा है, ट्राइंगल ए बी सी के भुजाओं के मध्य बिंदु क्रमशः डी ई एफ हैं, निम्न में से कौन सा सत्य है। देखो ये एक प्रॉपर्टी समझ लीजिए या फॉर्मूला समझ लीजिए, बाद में हम इसको डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में, कुछ इस तरह के और भी ट्राइंगल्स कि जो आपके डी ई एफ आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स, ये तीनों मिड पॉइंट्स से आपके डी ई एफ एक ट्राइंगल को उनको ज्वाइन कर दिया। तो ये जो ट्राइंगल्स यहाँ पे फॉर्म होते हैं ना, ये कैसे होते हैं, ये होते हैं आपके इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, और इनका जो सम लाइक एरिया है वो क्या होता है इक्वल होगा। तो किसी भी ट्राइंगल का एरिया कितना होगा 1/4 होगा पूरे ट्राइंगल के। तो यहाँ से देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ कितना पूछ रहा है, वो क्या ए बी सी के इक्वल होगा, नहीं होगा। हाफ होगा, नहीं होगा। थर्ड होगा, नहीं, वो होगा 1/4 ऑफ दैट ट्राइंगल। तो मैंने क्या बताया कि चारों ट्राइंगल का एरिया इक्वल होता है। तो किसी भी एक ट्राइंगल का अगर वो एरिया पूछ ले, क्यों ना वो ए एफ ई का पूछ ले, बी एफ डी या फिर डी ई सी, या फिर जैसे अभी पूछा है डी ई एफ, वो सभी क्या होंगे 1/4 ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी। समझ आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 119 बोल रहा है यहाँ पे, if the difference and the product of the numbers are 5 and 36 respectively then their reciprocal differ by। अगर 119 की बात करें तो दो नंबर्स है x and y, कोई भी नंबर्स मान लीजिए x और y, उनका डिफरेंस दिया हुआ है आपको, क्या दिया हुआ है x - y दिया हुआ है 5, और साथ में उनका गुणनफल जो कि प्रोडक्ट है वो दिया हुआ है आपको 36, लाइक x y दिया हुआ है 36। अब आपको फाइंड क्या करना है, उनके व्युत्क्रमों का अंतर फाइंड करना है। देखो क्वेश्चन क्या था, यदि दो संख्याओं का अंतर दिया हुआ है 5 मान लिया और उनका गुणनफल 36 है, तो उनके व्युत्क्रमों का, रेसिप्रोकल का। अब यहाँ से देखो, अगर जब भी कभी आप लाइक डिफरेंस फाइंड करते हो, तो अगर x - y, यहाँ पे x को हमने बड़ा माना है, तो व्युत्क्रम किसका बड़ा होगा, छोटी वाली संख्या का जो रेसिप्रोकल होगा 1/y वो बड़ा होगा। तो हमसे पूछा है उसने 1/y - 1/x, व्युत्क्रमों का अंतर, व्युत्क्रम रेसिप्रोकल्स का डिफरेंस। एलसीएम ले लो, यहाँ पे कितना आ जाएगा x y, x ऑलरेडी है, सॉरी y ऑलरेडी है, तो ये कितना आ जाएगा x - y, x - y की वैल्यू कितनी है 5 और x y की 36, तो आंसर आ गया 5/36। कितना सिंपल सा था, ऑप्शन नंबर 1। तो बस आपका लास्ट क्वेश्चन बचा है 120 क्वेश्चन। दिया हुआ है किसी दो अंकीय संख्या के अंकों का गुणनफल 6 है, उसी संख्या में 9 जोड़ने से प्राप्त संख्या के अंकों के स्थान बदल जाते हैं, वह संख्या है। देखो जब भी कभी हम दो अंकों की संख्या की बात करते हैं, ठीक है ना, 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ ए डिजिट, तो अगर मैं उसकी डिजिट्स को मान लूँ, जैसे 23 है, एक डिजिट 3 है, 2 है, तो आप इसे कैसे लिखते हो 20 + 3 लिखते हो ना, 20 + 3। तो इसी तरह से हम क्या मानते हैं, जो नंबर मानते हैं वो किस तरह से करेंगे, लाइक 10x + y मान लीजिए। तो ये तो हो गया आपका वंस डिजिट, कितनी हो गई वंस, लाइक इकाई वाला जो अंक होता है, और ये दहाई वाला जो होता है x, ये आ गया आपका 10th डिजिट, ठीक है। तो बोल रहा है दोनों अंकों की डिजिट, तो अंकों के डिजिट का जो आपको प्रोडक्ट दिया हुआ है x y, वो कितना दिया हुआ है 6। साथ में अगर 9 बोल रहा है कि अगर 9 ऐड कर दे,
उस नंबर में अगर आप 9 ऐड करते तो जो नंबर है वो रिवर्स हो जाएगा, जैसे 23 था तो 32 हो जाएगा भाई, टेंस वाली वैल्यू वंस पे पहुंच जाएगी और वंस वाली आपकी टेंस पे आ जाएगी। समझ गए? तो वही आपको यहाँ पे करना है। देखो लिख लेते हैं इसको, कैसे करेंगे। नंबर है आपका 10x + y, ये चीज़ गिवन है तो आप लिख सकते हो कि गिवन, ठीक है। चलो 10x + y, अगर इसमें आपने 9 जोड़ दिया, 9 ऐड हुआ है ना, तो उसका बदल गए, डिजिट बदल गए, तो 10y + x हो जाएगा। कितना हो गया? 10y + x। चलो तो यहाँ से कर लीजिए, x को अगर उधर शिफ्ट करें तो माइनस में आ जाएगा -x, ये y है, 10y को उधर शिफ्ट करें तो -10y हो जाएगा, 9 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका -9। 10x - x हो जाएगा 9x, -9y = -9। अगर पूरी इक्वेशन को 9 से डिवाइड कर देंगे तो x - y की वैल्यू आ जाएगी -1। ओके, या फिर आप यहाँ से बोल सकते हो अगर y को उधर शिफ्ट कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? y - 1। इसको फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड में आप रख सकते हो, इजीली आ जाएगा आपका। तो कैसे फाइंड करोगे? x की वैल्यू वहाँ रख दो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड x की वैल्यू को यहाँ पे रख देते हैं, y - 1 × y, तो कितना आ जाएगा आपका? y - 1 × y = 6। अब देखो यहाँ से देखो कैसे आता है, डिफरेंस 2 3 = 6 होता है ना, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो अगर मैं y को यहाँ पे 3 मान लूँ तो y - 1 कितना हो जाएगा? 3। तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 3 आ गई ना, करेक्ट है। चलो अगर y की वैल्यू 3 आ गई तो x कितना है आपका? y - 1, तो वो कितना हो जाएगा? 3 - 1 2, तो x भी आ गया, 2 भी आ गया। तो हमारा नंबर क्या माना था हमने? नंबर माना था हमने 10x + y। तो यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दो, x की वैल्यू रखोगे 2, y आ जाएगा आपका 3, तो ये तो 23 आ गया भाई, जो हम कंसीडर कर रहे थे। मैंने तो यहाँ पे रेंडमली इस ऑप्शन को 23 लिया था, बट आपका ऑप्शन यहाँ पे 23 ही है, ऑप्शन नंबर 4। समझ आ गया होगा, बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में हमने क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। तो जिस भी किसी बच्चे को समझ नहीं आया हो वो बता सकते हैं, वैसे आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। ओके, सो जो भी नए हैं वो ज़रूर वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जिससे आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके, चलिए फिर मिलते हैं। जो भी क्वेरी हो, कुछ हो, आप कमेंट कर सकते हो, दैट विल बी रिजॉल्व। कुछ ऐसा हो जो आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड समझ नहीं आ रहा हो, उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, आपको आपकी क्वेरी क्लियर कर दी जाएगी। ओके, चलो तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में किसी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेके। एंड ऑल द बेस्ट, आप प्रिपरेशन करते रहिए, लगे रहिए। बाय।